This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आषाढ कृष्ण षष्ठी दिनांक 29 जुलै 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकां तततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयादेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोऽधिकः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नं तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शताश्वमेधेन कृतेन पुण्यं गोकोटिभिः सवर्णसहस्रदाना नृणां भवेत् सूतकदर्शनेन यत्सर्व तीर्थेषु कृताभिषेक। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, या कोटि गायों को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, या सहस्र स्वर्ण मुद्रा देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो केवल सूतक दर्शन से, केवल पारस के दर्शन से और सर्व तीर्थेश कृताभिषेक सभी तीर्थों में अभिषेक करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सब केवल सूतक दर्शन में प्राप्त होता है। विधाय रसलिंगम यो भक्ति युक्त समर्चय जगश्रित पूजा फलमवाप्नुयात्। जगत त्रितय लिंगाना पूजा फलमवाप्नुयात्। तो रसलिंग तैयार करके जो भक्ति से उसकी पूजा करे, वो जगत त्रितय लिंगाना पूजा फलम होता है। तीनों जगत में वो जो भी लिंग है, शिवलिंग है, उसके पूजा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। भक्षणम सर्शनम दानम ध्यानम च परिपूजनम पंचदा रस पूजोक्ता महापातक नाशिनी। तो भक्षण करना, स्पर्श करना, दान करना, ध्यान करना और पूजा करना, ये रस पूजा 5 प्रकार की है और वो महापातक नाशिनी इस प्रकार की। अंत्यभक्षण मात्रेण पूर्वजन्मोग संभवम रोग संगम अशेषाणाम नाराणाम नात्र संशय। तो केवल भक्षण करने से पूर्व जन्म में जो निर्माण हुए हैं इस प्रकार के रोग संगम अशेषाणाम, सभी प्रकार के रोग समूह निशेष रूप से नाश करता है, मात्र संशय। तो पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृतम पापम सद्यो नश्यति देहिना। 1 पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है, ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है। ये है, पूर्व जन्म कृत जो भी है वो नाश करता है
मृगन्धाष्टसूतेन यदि शंभुर्विलेपितः। थोड़ा स्पष्ट नहीं है। और पूर्व जन्म कृत जो पाप है वो सभी तत्काल नष्ट हो जाता है। गंधपिष्ट मृगंध मृगंध क्या है मालूम नहीं है। कस्तूरी होगा, उससे पिष्ट अगर सूत है और उससे शिव को विलेपित किया जाता है तो पूर्व जन्म कृत पाप का तत्काल पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अभ्रकम त्रुटिमात्रम यो रसस्य परिचारयेत् शतक्रतुफलं तस्य भवेत् ये अब्रवीत शिवः इति अब्रवीत शिवः। तो त्रुटि मात्र अभ्रक, उसके साथ पारद की जारना जो कर सके उसको 100 यज्ञ करने का फल मिलेगा, इसी ऐसा शिव ने बताया। हाँ। पंचनिंदति सूतेन्द्रम शंभोस्तेजः परात्परम सपत्तेन्नरकं घोरे यावत् कल्प विकल्पना। यश्च निंदति सूतेन्द्रम शंभोः तेजः परात्परम। सूतेंद्र की जो निंदा करता है, जो शंभु का परात्पर इस प्रकार का तेज है, श्रेष्ठ इस प्रकार का तेज, सपत्ते नरकं घोरे, तो वो घोर नरक में जाकर गिरेगा। यावत कल्प विकल्प, जब तक ये सब कल्प है तब तक वो नरक में पड़ा रहेगा। इस प्रकार से रोगीभ्यो यो रसं दत्ते शुद्धिपाक समन्वितम तुलादानाश्वमेघानां फलं प्राप्नोति शाश्वतम्। तो शुद्धिपाक समन्वित इस प्रकार का रस जो रोगियों को देता है वो तुलादान अश्वमेघ इसका फल प्राप्त होता है। तो तुलादान एक पहले से विधि है कि अपना जितना वजन है उसका तुल्य कुछ वस्तु दान देना। ये स्वर्ण तुला भी हो सकती है, किताबों की भी हो सकती है, धान्य की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की तुला हो सकती है। तो अपने अपने सांपत्तिक स्थिति के अनुसार किससे तुला करनी है ये निश्चित हो जाता है और वो सभी दान में दिया जाता है। तो उसका वजन कितना है, 60-70 ग्राम, किलो या उससे भी आगे, तो उसके अनुसार उतना दान दिया जाएगा, ऐसा होगा। सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यं गदं जगत् रसध्यानमिदं प्रोक्तं ब्रह्म हत्यापि पापम्। तो सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्य गदं जगत्, एक बार पारद सिद्ध हो जाए तो ये पूरा जगत निर्दारिद्र्य और निर्गद इस प्रकार का करेंगे। दारिद्र्य भी नहीं रहेगा और रोग भी नहीं रहेगा कोई, इस प्रकार से। तो इसके बारे में काफी बहस की जाती है। ये जो पंक्ति है कि देर से करिष्यामि निर्दारिद्र्य गदं जगत्, ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत, रसशास्त्र की शुरुआत किमया से हुई कि लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन करना, जो परिस का काम बताया जाता है इस प्रकार से। तो नीच धातु से उच्च धातु का निर्माण ये करने के लिए ये शास्त्र में काफी तरक्की हुई और फिर उससे जो प्रोडक्ट्स निकले वो बहुत ही बढ़िया आरोग्य के लिए, रोग निवारण के लिए है, ये देखकर उसका प्रचलन इसमें आ गया, आयुर्वेद में आ गया। अब कल एक बात इसने बताई थी, मैंने कहा था कि चरक में हम फिर से उसके बारे में सोचेंगे। रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग है या नहीं है, इस प्रकार से। तो ये कहाँ से निर्माण हुआ ये तुमसे मालूम नहीं है।
और उसके पीछे और कई वैद्य है क्या? ऋषिकेश मित्र तो बोलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं भी उसका गुरु रहा हूँ, अनिल पानसे उसका गुरु रहा है और मर्दा वगैरह भी है, लेकिन किसी का भी ये मत नहीं है कि रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग नहीं है इसके बारे में। तो इसके दिमाग में ये कैसे घुस गया मालूम नहीं प्रकार से। और दूसरी बात ऐसी है इसमें जगत एवं मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योग यह अगर बात कही गई है कि पृथ्वी तल पर एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका औषध द्रव्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बात अगर सही है तो शायद रसशास्त्र के बारे में यह औषध नहीं है, हम कैसे कह सकते? उसके ऊपर उसकी बहस थी कि ये अगर हम चाहते हैं लेना रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग इस प्रकार से, तो फिर एलोपैथी की दवाइयां क्यों नहीं इसी मुद्दे के आधार पर? जगत एवं अनौषधम किंचित विद्यते द्रव्यम, तो मैंने कहा हाँ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारा एक तरीका है हाँ, कि जो भी चिकित्सा की जाए वो शुद्ध चिकित्सा होनी चाहिए। अशुद्ध चिकित्सा या दोषों को बढ़ावा देने वाली चिकित्सा केवल संधिपात विकारों में की जाती है। वर्धने नैको दोषस्य क्षपणेन चिकित्सा, इस प्रकार के संधिपात ज्वर के बारे में सूत्र है। बाकी सभी ही जगह केवल शुद्ध चिकित्सा ही करनी है जो एक व्याधि को दुरुस्त कर दूसरी व्याधि का निर्माण नहीं करे। और इस कसौटी पर रसशास्त्र उतरता है, क्योंकि ये जो विभिन्न धातु वगैरह है, कॉपर लोहा वगैरह से लेकर स्वर्ण रौप्य वगैरह, उन सभी के बारे में यह पायत को ही लेकर वो विषय है, ये सब मालूम होते हुए भी उनके अच्छे गुणों का प्रयोग किया गया है। वैवाहिक विकास ये विषय के प्रधान गुण है और उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से निरीक्ष किए जाते हैं। शुद्धि की प्रक्रिया एक अलग है, पहली तैले वगैरह इस प्रकार से, और फिर आगे मारण की प्रक्रिया है हर धातु के लिए। और ये दोनों करने से ये अगर ठीक तरीके से बनते हैं तो जो निर्माण होता है भस्म वगैरह इस प्रकार का, वो निश्चित रूप से पूर्णतया सुरक्षित इस प्रकार का होगा। और हजारों बरस लोगों ने इसका अनुभव लिया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये दवाइयाँ अच्छी नहीं है उनको फेंक देना है, ये टॉक्सिक है वगैरह वगैरह, ऐसा अनुभव नहीं है। जो अभी सामने अनुभव आ रहे हैं वो अलग है, वो अच्छी तरीके से अगर भस्म बना ही नहीं या ऑटो इन्फ्लुएंस घुसकर उसके जरिए ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, और उसका प्रमाण बहुत ही अल्प है। फिर भी अभी एलोपैथी के डॉक्टरों को कुछ अगर मुद्दा मिल जाता है आयुर्वेद के खिलाफ तो वो जरूर उसका फायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि अभी वो भी जान चुके हैं कि आयुर्वेद उनको टक्कर दे सकता है और आयुर्वेद आगे बढ़ जा सकता है, आगे जा सकता है एलोपैथी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये होने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है इस प्रकार से। तो किसी ना किसी तरीके से आयुर्वेद को विरोध करना उनके लिए आवश्यक हो गया, और उनको कोई निमित्त मिल जाता है तो वो जरूर उसका विरोध करेंगे। लेकिन हमारे ही लोग हमारे ही शास्त्र को विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वाराणसी में त्र्यंबक शास्त्री नाम के एक प्रख्यात वैद्य थे, रस वैद्य थे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। यहाँ से पुणे से आपा शास्त्री साठे उनके यहाँ सीखने के लिए गए रसशास्त्र, और बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अब ठीक है, पुणे में आकर प्रैक्टिस करनी है, तो उन दोनों का झगड़ा हुआ।
फिर गुरु ने कहा कि मेरी शिक्षा मुझे वापस दे दो, तुम रसशास्त्र का प्रयोग नहीं करोगे। अपाशास्त्री साहब ने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दी रसशास्त्र की शिक्षा और केवल वनस्पति औषधों पर चिकित्सा करके उन्होंने अच्छा खासा काम नाम बनाया। घरगुती औषधे करके एक किताब अवेलेबल है मराठी में। तो ये एक अच्छा नमूना है कि अगर अच्छा शिष्य है तो किसी भी हालत में हार नहीं मानता और रसशास्त्र नहीं तो रसशास्त्र नहीं, ठीक है मैं वनस्पति औषधों से केवल चिकित्सा करता रहूंगा और फिर भी सफलता पाऊंगा, यशस्विता पाऊंगा। ये उन्होंने करके दिखा। तो मेरा सुझाव है कि अगर उसको रसशास्त्र का प्रयोग नहीं करना है तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है, न करे, केवल वनस्पति द्रव्यों पर प्रैक्टिस करे और फिर भी अच्छी यशस्विता प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो लोग करने वाले हैं रसशास्त्र में, उनकी निंदा करना उचित इस प्रकार का नहीं है और उनको कोसते रहना कि ये गलत है, ये अनवरस आपत्ति है। ये उसने सबसे बड़ी बात कही कि रसशास्त्र या आयुर्वेद का अनवरस आपत्ति इस प्रकार का है। तो ये तो बहुत बुरी इस प्रकार की बात है। वास्तविक में ऐसा है जगत्तेव मनोषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम, ये अगर बात सही है कोई भी द्रव्य औषध के रूप में प्रचलन में आ सकता है। ये तंतु पाषाण या एस्बेस्टॉस का भस्म खास करके अपस्मार में किसी ने लाने की कोशिश की थी, अभी आगे मुझे मालूम नहीं है। उसको तंतु पाषाण ये नाम उन्होंने ही दिया था और उनका कहना था कि अपस्मार में काफी अच्छा काम करता है इस प्रकार से। भाग्यवाड़ीकर प्लैटिनम के भस्म की बात सोच रहे थे, वो शायद उसका मूल कारण प्लैटिनम बेस्ड केमोथेरेपी ड्रग्स है, ये होगा। फिर भी अगर वो बना पाते और प्रचलन में आ जाता तो हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है, दिक्कत नहीं है। केवल वो शुद्ध होना चाहिए, उससे साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। नहीं तो प्लैटिनम बेस्ड केमोथेरेपी से साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस साइड इफेक्ट के साथ अगर हम प्लैटिनम बेस्ड का प्रयोग करते रहेंगे तो ये आयुर्वेद नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी द्रव्य किसी भी प्रकार से आयुर्वेद के तत्वों के अनुसार अगर हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो कोई मुसीबत प्रकार से। फिर भी यहाँ पे पुणे में एक बुजुर्ग वैद्य है जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं, काफी नाम है उनका, और उनका ये कहना है कि मैं एंटीबायोटिक्स देता हूँ खास करके इन्फेक्शियस डिसीजेस में, और मैं आयुर्वेदिक कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स दे रहा हूँ तो भी आयुर्वेदिक कर रहा हूँ। और उसके समर्थनार्थ वो कहते हैं कि तिक्तर रस ज्वर में बताया गया है और सभी एंटीबायोटिक्स तिक्तर रस आते हैं, तो ज्वर ये प्रधान लक्षण है इन्फेक्शन का। तो तिक्तर रसात्मक होने के जरिए मैं एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करता रहता हूँ, ऐसा उनका कहना है। मेरा मानना है कि आपको एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना है तो एंटीबायोटिक्स के रूप से ही करो ना, कौन तुम्हें रोकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप भी करते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसको आयुर्वेद मत कहो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हमें एंटीबायोटिक्स इस प्रकार से पित्त रस के हिसाब से प्रयोग में लानी है, एक हाइपोथेटिकल इस प्रकार से, तो उसके साइड इफेक्ट्स को कैसे कम करेंगे ये देखना अनिवार्य इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, शास्त्र जो होता है वो तत्व ज्ञान में होता है, और तत्व ज्ञान को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो अगर हमें इस प्रकार से किसी
एंटीबायोटिक्स का, एनाल्जेसिक का या किसी दूसरी चीज का प्रयोग करना है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणामों को कैसे टालेंगे ये बात हो सकती है। पलटकर सर के यहाँ एक कॉन्स्टिपेशन का मरीज था और स्वेद नहीं आता था बिल्कुल, तो सर ने त्रिभुवन कीर्ति उसको दी थी। वैसे त्रिभुवन कीर्ति का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है पलटकर सर का, और फिर उसको स्वेद भी आने लगा और कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो गया। अब कोई इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर इसमें एस्पिरिन दे देगा और एस्पिरिन देकर भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरिन देना है वो स्वेदन है इसलिए देना, मुझे स्वेदन चिकित्सा करनी है और हमारे हिसाब में एस्पिरिन स्वेद करने वाला है। लेकिन एस्पिरिन के जो दुष्परिणाम है वो कैसे टालेंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो तत्वज्ञान क्या है, हमें स्वेदन करना है, ये अगर महत्वपूर्ण चीज है, तो वैसे हमारे यहाँ भी काफी स्वेदन द्रव्य है, ये कोई मुसीबत नहीं है कि मुझे एस्पिरिन का ही प्रयोग करना पड़े। हमारे मन में एलोपैथी की दवाइयों का प्रयोग करना है क्योंकि मुझे मालूम है उससे रिजल्ट मिलने वाले हैं, और फिर उसका समर्थन आयुर्वेद की दृष्टि से करना है कि ये मैं आयुर्वेद कर रहा हूँ, ये गलत बात। तो ठीक है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आप इस प्रकार से एलोपैथिक की दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं, एलोपैथी दवा लेते रहते हैं, तो ठीक है, आपको जो आता है वो आप कर रहे हैं। हमें सिर्फ आयुर्वेद ही करना है, तो हम अगर इसके बारे में सोचेंगे तो उसके शोधन कारण के बारे में सोचेंगे, अगर करना ही है तो। लेकिन हमारे पास तो औषधियों का सागर है, हमें क्यों जरूरत पड़े इस प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से द्रव्य उठाकर उसके बारे में कुछ करना है इसके बारे में। तो हमारे पास काफी कुछ है, उसको हम पहले प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध है, सुरक्षित है, छोटी मात्रा में काम करता है, तात्कालिक काम करता है, और क्या चाहिए हम। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि रसशास्त्र को आयुर्वेद में लिया गया, वो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार, तत्वों के अनुसार लिया गया। तो योग समय व्याधि में अन्य मन्य मुझे नासो शुद्ध शुद्ध सुषमय जीवन को कहिए, इस तत्व को पालते हुए, इस तत्व के अधीन रहते हुए रसशास्त्र का स्वीकार आयुर्वेद में। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे किसी शास्त्र से दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, वासा मानस विशिष्ट भावों पर काम करता है, जो हमारे लिए मालूम नहीं है हमें इस प्रकार से। अब वासा का उसके लिए प्रयोग करने से ये आयुर्वेद होगा या होम्योपैथी होगा? लोग कहेंगे तो ये होम्योपैथी हो गई, ये तो आयुर्वेद नहीं रहा इस प्रकार से। क्योंकि पीछे विचार जो है वो होम्योपैथी का है। लेकिन फिर भी मैं अगर मानता हूँ कि एलोपैथी में साइकोटिक ड्रग्स में जाने के बजाय ये बेहतर ऑप्शन, चाहे हम वासा का प्रयोग इस प्रकार से मानस भावों के लिए कर रहे हैं और उससे रोगी साइकोटिक ड्रग्स में जाने से बच जाता है, तो भी अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उस दिशा से प्रयत्न करके अगर हम पुष्पौषधि का, आयुर्वेद में वर्णित पुष्पों का वर्णन प्रयोग करेंगे और ये रिजल्ट्स पाएंगे, तो भी अच्छी बात है। जहां हमें अभी डिफिकल्टीज है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और लोगों को एलोपैथी में जाना पड़ रहा है, उन सभी जगह पर अगर हम कुछ ना कुछ इस प्रकार से निकालेंगे तो शायद ये बात बन सकती है
पॅरासिटामॉल सध्या आंबाच्या कशा स्वरूपामध्ये एका नवीन वैद्याने वापरल्याचं वाचलंय कोविड पेशंट। लेकिन मेरा जो कहना है उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कैसे टालेंगे उसके बारे में उसको स्पष्टता होनी चाहिए। एक व्याधि का सेवन करते हुए दूसरे व्याधि को निर्माण करना बराबर नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। जसे चिकित्सा तत्व आयुर्वेदीय वापरले तर ती आयुर्वेद चिकित्सा तसेच आयुर्वेदीय भेषज निर्माण तत्वे वापरून केलेली आयुर्वेदीय औषधे असतात तशी ॲलोपॅथिक औषधे फॉर एक्झाम्पल ॲस्पिरिन एक्सेट्रा निर्माण केलेली नसल्याने त्याचा वापर हा आयुर्वेदीय होऊ शकणार नाही, कारण त्याचे निर्माण हे मॉडर्न फार्माकोलॉजी तत्वाच्या अनुसार असल्याने असे वाटते। सही है, ये कर सकते हैं कि तत्व किस शास्त्र का प्रयोग में ला रहे हैं। अभी हम सूक्ष्म औषध का प्रयोग करते रहते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट होम्योपैथी, लेकिन हमारे औषधों के सूक्ष्म औषध होने पर जो तत्व हम निर्धारित करना चाहते हैं वो तो आयुर्वेद की दृष्टि से होते हैं, वो होम्योपैथी की दृष्टि से नहीं होते हैं। जहां मुझे रस सिंदूर का प्रयोग करना है वही मैं रस सिंदूर का प्रयोग करूंगा, सूक्ष्म 6x करके मात्रा कम हो जाएगी और पोटेंसी फिर भी बढ़ेगी और हमारे दृष्टि से जो इंडिकेशन है वहीं पे रस सिंदूर का प्रयोग। रस सिंदूर के सिम्टम्स को होम्योपैथी के जरिए सिद्ध करके वो करना, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी, होम्योपैथी के प्रिंसिपल पर आधारित। अभी इस प्रकार से सूक्ष्मीकरण करके औषधियों को प्रयोग करने में काफी लाभ होते हैं। एक तो औषध की मात्रा बहुत कम हो जाती है और फिर दाम का कोई मूल्य लिहाजा नहीं रहता। आयुर्वेदात औषधाची कमतरता नाही, त्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे असं वाटतं। आपल्याकडे सूक्ष्म औषधी करताना मुळात आहे असं नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूक्ष्म औषधि कल्पना हमने होम्योपैथी से ली है, लेकिन प्रिंसिपल्स होम्योपैथी के नहीं प्रयोग करने। जिस द्रव्य से जिस प्रकार के लक्षण निर्माण होते हैं उन लक्षणों में उसी द्रव्य का पोटेंटाइज करके प्रयोग करेंगे, 6x 30x 200x वगैरह वगैरह, तो उन लक्षणों की शांति होती है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, उसके जरिए नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रस सिंधु चूर्ण सूचकर आरोग्यवर्धन सभी जो द्रव्य इनको हम अभी ये 6x कर रहे हैं वो देखकर रुग्णों में क्या परिणाम होता है जैसा होम्योपैथी में किया है उस प्रकार से देखना पड़ेगा और खास करके मानस विकारों पर किस प्रकार का परिणाम होगा ये देखना पड़ेगा, मानस भावों के बारे में। और फिर उस प्रकार के लक्षणों में 6x का या 30x का रस सिंदूर या इस प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल के अनुसार हो गया। लेकिन मैं समीर पन्नग प्रयोग करता हूँ, मैं रस सिंदूर का प्रयोग करता हूँ, मकर ध्वज का प्रयोग करता हूँ, कुछ भी हो इस प्रकार का, तरीही रस सिंदूर हे शेवटी आयुर्वेदीय भेषज कल्प आहे, जरी सूक्ष्मीकरण होम्योपैथी असले तरी। वही मैं बता रहा हूँ, ते योग्यच होईल। इसमें काफी फायदे हैं। एक तो मैंने जैसे कहा कि डोज कम हो जाता है, बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं, तो औषध की बचत होती है कि इतने बड़े पैमाने पर सभी वैद्य इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करने लगेंगे तो औषधियों की कमी हो सकती है, वो होने का चांस इसमें नहीं है। दूसरी चीज ऐसी है कि इसके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रहेंगे। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि समीर पन्नग अगर आपको आर्सेनिक मिलता है उसमें मूल रूप से और फिर
लोग कहेंगे अरे ये आर्सेनिक है, ये कैसे बना है, क्या बना है, कुछ सोचेंगे नहीं। इसमें आर्सेनिक है तो ये निश्चित रूप से टॉक्सिक है। और चलो आयुर्वेद को कोसने का एक तरीका मिल गया सरकार से। इसमें फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड्स, इसमें समाज अंतर नहीं करता, या साइंटिफिक समाज में अंतर नहीं करता, ये बड़ी समस्या है। जो भी लेड टॉक्सिसिटी के पेशेंट्स मिले हैं उन सभी में ये पर्यावरण से, वातावरण से लेड औषध में आ गया, या फिर औषध का निर्माण अच्छा नहीं हुआ इसलिए लेड आ गए। स्वर्णभूति जैसे दवाइयों में अगर लेड अच्छी तरीके से बना नहीं है, नागभस्म अच्छी तरीके से बना नहीं है, तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। ऐसा है, गर्भपात रस में भी नागभस्म है तो फिर उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये नाग का दोष नहीं है, ये बनाने वाले का दोष है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं। कि जो दवा बनी है वो अच्छे तरीके से बनी है, ये देखने के लिए कोई कोई क्वालिटी कंट्रोल नाम की चीज ही नहीं है। तो ये सीधे मार्केट में चले जाते हैं दवाइयाँ इस प्रकार की। और किसी को इससे अगर नुकसान हो गया तो वो बड़ा हादसा होता है आयुर्वेद क्षेत्र के लिए। तो मेरा कहना है कि अगर अभ्रक हो या और कोई चीज हो, इसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिसको हम मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो कंपाउंड बनता है तो उसमें से ये वास्तव में अलग नहीं कर पाते हैं। जो मूल द्रव्य है, आर्सेनिक जैसे द्रव्य है, वो अलग नहीं कर पाते और वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। ग्रंथातील या भस्मांची मात्रा देखील अत्यल्पच आहे, हे सूक्ष्मीकरणाने आपोआप साध्य होते। ये तो है ही, और मुख्य है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अभी ये बात स्पष्ट है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक मरीज को गर्भपात रस का सुझाव दिया, गर्भिणी अवस्था की। उसका फोन आया, इसमें लेड है, मैं लेड क्या नहीं। उसने नेट पे सर्च किया, हाँ, और उसको पता चल गया कि इसमें लेड है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी हमारे हिसाब में वो अच्छा बना है, अब दवा अच्छी बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी का सुझाव देता हूँ, उन्हीं से ये खरीदो, बाकी किसी दूसरे से मत खरीदो। उसने मान लिया। किंतु सभी मानेंगे ऐसा नहीं है। सभी कहेंगे मेरा विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम भले ही कह रहे हो कि टॉक्सिक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टॉक्सिक है, उसकी परीक्षा होनी चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बड़ा झमेला हो जाता है, वो ट्रीटमेंट वगैरह सब आस्पेक्ट दूर हो जाते हैं, और हमें सिद्ध करने के लिए हमें काफी प्रयास करने पड़ते हैं। औषध निर्माण करताना जसा आयुर्वेदीय किंवा आपल्या भारतीय दर्शनशास्त्राचा विचार करणे महत्वाचे आहे, तसेच त्यांचा वापर करताना करावा। रसशास्त्र हे भारतीय दर्शनशास्त्रावर आधारित असल्याने व त्याचा वापर आयुर्वेदाचा विचार करून केला आहे, त्यामुळे तो आयुर्वेद शास्त्राचा भाग आहे। देखो, कंपनियां जो शॉर्टकट्स लेती है उसके लिए कोई समर्थन नहीं होना है। यहाँ ताम्रभस्म के ऊपर रिसर्च हुआ था। पाध्ये करके एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पुणे विद्यापीठ में थे, और ताम्र और लोह इन दो भस्मों पर उन्होंने काम किया, आयुर्वेद रसशाला ने स्पॉन्सर किया था। और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बहस हुई। तो पाध्ये सर का कहना था कि जब उन्होंने वैद्यों से बात करना आरंभ किया तो सभी लोग समझ रहे थे कि भस्म यानी कि ऑक्साइड, और वो काफी तंग आ चुके हैं इस प्रकार से। और सभी को ये बताते रहना कि भस्म ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है इस प्रकार के बायोलॉजी।
कॉम्प्लेक्स है, और उसी में सभी एनर्जी चली गई। मूल काम जिसके बारे में बहस करनी है, चर्चा करनी है, वो तो कुछ हुआ नहीं। अंतिमतः उन्होंने निष्कर्ष पाया कि स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है आईपी। हाँ। और क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि शोधन की इतनी पद्धतियां हैं, मारक की इतनी पद्धतियां हैं, औषध निर्माण करते समय अनेक पद्धतियां इस प्रकार की है, तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे? इसी प्रकार के शोधन करते, इसी प्रकार के मारण करते, इसी प्रकार से औषधियों का निर्माण करते हैं, तो शायद बात बनती है ये करेगा। लेकिन अभ्रक भस्म आरोग्यवर्धिनी में भी है और वसंत कुसुमाकर में भी है। तो एक अपतर्पण जाति का कल्प है, एक संतर्पण जाति का कल्प है। तो जो अभ्रक भस्म उसमें प्रयोग करना है, वो क्या एक ही तरीके से बनाना है? ये तो गलत होगा इस प्रकार से। तो हमारा मकसद क्या है? आगे जाकर किसमें उसे इसका प्रयोग करना है, उसके अनुसार शोधन या मारण करना चाहिए, ऐसा है। तो उनका कहना था कि इससे विभिन्न बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री उसको समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और खास करके वनस्पतियों के रसों का प्रयोग इसमें होता रहता है, जिसका मूल स्रोत चैतन्य है। एलोपैथी में जो भी दवाइयां बनती है उनका मूल स्रोत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू में थी, जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आने लगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप होती गई, तो सभी द्रव्य, चाहे एनाल्जेसिक्स हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, एलोपैथी में जो आए हैं वो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं, और ये पूर्णतः अननेचुरल है। तांबा लोह वगैरह सभी तो नेचुरल है, लेकिन ये तो पूर्णतः अननेचुरल है, सिंथेटिक पद्धति से बनाए जाते हैं इस प्रकार से। सीतोफलादी चूर्णात दालचिनी एक भाग आहे, तर सीता 16 भाग आहेत व सूक्ष्म करूनच वापरली गेली असे म्हणता येईल। यासारखे इतरही कल्प आहेत, ज्यामध्ये एखादं द्रव्य अत्यल्प असते तर अन्य एखादे द्रव्य त्या मानाने भरपूर असते। तेथे ते अल्पद्रव्य त्या प्रभूत द्रव्यात सूक्ष्म केलेले आहे असं म्हणता येईल, असा विचार सरांनी मांडल्याचं स्मरते, सरांनी मांडल्याचं स्मरते। मर्दनम गुणवर्धनम ये एक हमारे यहाँ सूत्र है। और खल कितनी देर तक चलता रहता है, 64 की पिपली उसका एक अच्छा उदाहरण है कि केवल खल करने से गुणधर्म बढ़ जाते हैं। तो अब ये 3-3 घंटे इसका मर्दन चलता रहता है। हाँ। और उसका भी कुछ नतीजा आता है, ये एक अहम मुद्दा है। अभी नैनो पार्टिकल्स, ये नया साइंस उभरा रहा, और उनका कहना है कि आयुर्वेद में जो भस्म प्रक्रिया है वो नैनो करने की ही प्रक्रिया है। तो इसके जरिए गुणधर्म कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं नैनो होने से। ये अभी के नैनो टेक्नोलॉजी का भी मत है। तो उसी की सहायता हम ले लेंगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होम्योपैथी का सूक्ष्मीकरण और हमारा इस प्रकार से सीतोपलादी चूर्ण के बारे में सोचने से काफी अंतर है। दालचीनी से षोडश गुण खंडसिता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी औषध निर्माण जारण म्हणजे काय? जारण शब्द का प्रयोग पारद में गंधक की जारणा की जाती है, ऐसा कि उनका संयोग बनाते हैं तो वो जारण प्रक्रिया बोलते हैं।
और ये खासकर पारद और गंधक के बारे में बताया जाता है। सुवर्ण ग्रासी पारद हो जाता है तो उसमें सुवर्ण की धारणा इस प्रकार की हो सकती है। तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य को मिलाना और वो दोनों मिलकर कुछ अलग ही होना, कज्जली जो बनती है वो एक अलग ही चीज बनती है इस प्रकार से। और इसलिए षडगुण बलिदार सिंधु ये जो बताते हैं 6 गुना जिसमें गंधक ऐड किया गया है। एक बार कुपितों रसायन बना, फिर निकाला, फिर गंधक डालना की, फिर बनाया, इस प्रकार से। तो ये सब जारणा दिए हुए कल्प इस प्रकार से बताया जाता है। भावना व्यवस्थित दिल्यास सूक्ष्मीकरण होते 25 ग्रॅम गंधकाचे 2-4 ग्रॅम गंधक रसायन मिळाले, केवळ भावना दिल्यानंतर कोणतेही चूर्ण विसरलेले नाही। तो ये भी एक बात है। मेरे कहने का मतलब था कि एलोपैथी निर्जीव द्रव्यों पर काम कर रही है और हम सजीव है। होम्योपैथी में भी अगर वनस्पतियों का प्रयोग होता है तो वो सजीवों से काम करते हैं। अभी एलोपैथी में साइड इफेक्ट होने का एक अहम कारण निर्जीव द्रव्य। अब कोई कहेगा कि एक बार ये सुखा लिया, पाउडर कर लिया तो निर्जीव ही हो गया ना, उससे कुछ जीव निर्माण नहीं होने वाला है। लेकिन ओरिजिनल सोर्स जो है वो सजीव है। और जब हम स्वर्ण, रौप्य, ताम्र वगैरह का भस्म करते हैं तो उसमें वनस्पतियों के रस डाले जाते हैं और उस हिसाब से कुमारी का एक अलग महत्व है, क्योंकि बहुत सारे द्रव्यों को कुमारी स्वरस की भावनाएं दी जाती है। अब इन भावनाओं के कारण ये द्रव्य में बढ़ोतरी होती है, जैसे अभी 25 ग्राम से 200 ग्राम हो गया। उसी प्रकार से उसमें विशिष्ट गुणधर्म आ जाते हैं, ये भी काफी अहम इस प्रकार। पारद गंधक कज्जली बनाने से और उसमें ये सुवर्ण सूचक आरोग्यवर्धिनी इस प्रकार की दवाइयां बनाने से जो आरोग्यवर्धन में मुख्य कुटकी है, लोह है, अभ्रक है, उनका जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अच्छे परिणाम आने वाले हैं और कज्जली उसको कैटालिटिक एक्शन करने वाले इस प्रकार उनके सभी उनको उन सभी को बढ़ोतरी देने, उनके गणधर्मों को बढ़ोतरी देने वाली है। ये उसका एक अहम मुद्दा है और वो टिकने में मदद होती है। रसाशास्त्र की औषधियां बहुत सालों तक टिक सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये एक उसकी खासियत है और डोज कम हो जाता है, ये भी एक खासियत है। आपको मात्र उपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वम् औषधिभ्यो रसः, ये जो बात बताई गई है ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर मेरा कहने का मतलब है कि हम सजीव है, हमारी ये दवाइयां भी सजीव स्रोत से आनी चाहिए, निर्जीव स्रोत से नहीं आनी चाहिए। और एलोपैथी में वो हो रहा है, वहां निर्जीव स्रोत है और हमारा सजीव स्रोत है, ये काफी अंतर है इसमें। भस्माचे एक कणाचे आकारमान सध्याच्या टेक्नॉलॉजीने मोजता येईल। चूर्णातील कणापेक्षा किती लहान ते कळेल। तसेच मर्दन करताना प्रत्येक तासाचे नमुने तपासले तरी फरक कळेल। त्या द्रव्याचं कार्यातील भावना देऊन ही फरक मोजता येईल। ऑब्जेक्टिव्ह पॅरामीटरच्या दृष्टीने असा प्रयोग करता येईल। पॉसिबल है। अभी CCRS में मैं गया था, यहाँ जवाहरलाल नेहरू मादक उद्यान, और ये काफी यंत्र लगाए हैं और HPTHC और बाकी सब जो परीक्षण है वो करते रहते हैं। उसके नतीजे क्या निकलते हैं, कहाँ पब्लिश करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी जो उभर आ रही है
उसमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है मुझे। तो कोई भी उठकर हमारी पूरी किसी लैब में लेकर चला जाएगा और परीक्षण करके बताएगा आपके इसमें लेड है, आर्सेनिक है, वगैरह वगैरह, तो आप टॉक्सिक दवा दे रहे हैं इस प्रकार से, और सभी समाज मानेगा ये, क्योंकि आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो उसमें अगर कॉम्प्लेक्स में या का एक अंश इसमें आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स है तो हमारे लिए ये पर्यावरण से आया है और उसके बारे में कोई बहस ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है समाज में, वैद्य समाज में भी नहीं है। तो ये कैसे करेंगे? हाँ, इसलिए मैं उतर आया कि 6x करेंगे तो 1 लाख सूक्ष्म, 1 लाख फुट सूक्ष्म हो जाता है, और फिर उसमें मूल द्रव्य मिलता ही नहीं, फिर भी काम होता। तो आप अगर कोशिश करेंगे कि इसका एनालिसिस करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके लिए मैं समीर बंधक प्रयोग में लाना चाहता हूँ उसी के लिए समीर बंधक का प्रयोग करूंगा, और मात्रा बिल्कुल कम, 5-10 मिलीग्राम से भी नहीं जाता, सूक्ष्म किए हुए समीर बंधक, तो उससे भी काम होता है, ऐसी आपत्ति नहीं है कि उससे काम नहीं होता है इस प्रकार। और हम आयुर्वेद की दृष्टि से ही प्रयोग में लाते हैं, कहाँ मुझे समीर बंधक प्रयोग में लाना है ये इसके बारे में मुझे संदेह नहीं है, उसको होम्योपैथी की पद्धति से सिद्ध नहीं करना। हाँ, अगर उसको होम्योपैथी के पद्धति से सिद्ध कर सकते हैं कि ये मानस विकारों पर इस प्रकार से काम करता है, तो हमारे लिए एक अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाएगा, और फिर भली भांति उसका प्रयोग इन लक्षणों के लिए, मानस लक्षणों के लिए भी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि क्षिप्रम आरोग्य दायित्व, ये जो बात कही गई है कि तात्काल आरोग्य की प्राप्ति होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे एलोपैथी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आ गए, ये इन्फेक्शन हो, वो हो, कोई भी हो, फिर भी ये काम करेगा। तो उसी प्रकार से हाँ, जितने भी कंडीशंस है उन सभी कंडीशंस में ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसा काम कर रहा है हमारी रसशास्त्र के बारे में, तो काम करेगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तत्काल मिलेंगे। अभी कोविड-19 में बहुत सारे वैद्यों ने त्रिलोक चिंतामणि, हेमगर्भ से लेकर स्वर्ण शिक्षकर, लक्ष्मी विलास से बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग किया और काफी अच्छी सफलता पाई, तुरंत रिजल्ट्स मिल गए। ये तो सही बात है। मुझे मालूम नहीं ऋषिकेश मैत्रेय ने केवल वनस्पति जो द्रव्यों के आधार पर इस प्रकार की सफलता पाई है और तुरंत रिजल्ट दिए हैं, ऐसा कुछ है एक्यूट कंडीशन में, जो पेशेंट आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर पे है, इन प्रकार के मरीजों में केवल वनस्पति जो द्रव्य देखकर अच्छी सफलता अगर पाई है तो प्रशंसनीय है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इन लोगों को दवाइयां दी ही नहीं है, ऐसी स्थिति एक्यूट कंडीशंस हैंडल ही नहीं किए हैं और फिर अर्थशास्त्र को कोसते रहेंगे, तो ये गलत इस प्रकार का होगा। IIT Powai had examined homeopathic dilution through nanotechnology and found out that there are imprints of the original remedy on every molecule of the dilution. तो ये हमारे लिए अच्छा है। मैंने भी IIT पवई से पवई के बारे में ही सुना था कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था और हमें यहाँ से भेजा गया था उस सेमिनार के लिए टीमवी से, लेकिन वो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे था और ज्यादा कुछ बहस नहीं हो पाई। होमिओपॅथीच्या लोकांनी आयुर्वेदाचा अभ्यास केला आहे असं वाटते, फरक एवढाच की त्यात यातील विषारी तत्व काढण्यासाठी व गुणधर्म वाढवण्यासाठी प्रोटीन्स वाढत गेले असावे। ज्या देशात ह्या शास्त्राचा उदय झाला त्या ठिकाणी दारण मारण्यासाठी लागणाऱ्या वनस्पती सहज उपलब्ध होत नसावे, त्यामुळे अल्कोहोल या माध्यमाचा उपयोग केला असा असं वाटतं।
अभी आश्चर्य की स्थिति है कि होम्योपैथी का निर्माण जर्मनी में हुआ है, लेकिन वहां होम्योपैथी का प्रचलन नहीं है। होम्योपैथी की सबसे ज्यादा प्रचलन भारत में। तो मूल देश में ये नहीं रहा, होम्योपैथी नहीं रही। लेकिन भारत में है, और काफी अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। मैं नहीं मानता कि होम्योपैथी के रिजल्ट्स नहीं है, होम्योपैथी के रिजल्ट्स है, इसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ कारणों का विचार नहीं है, ये एक उसमें क्षति है जिसके बारे में कोई बहस नहीं की जाती इस प्रकार से। तो अल्कोहल, वैसे हमारे यहाँ आसवारिष्टों का निर्माण है, इसमें अल्कोहल का प्रयोग है। हमारे यहाँ भस्म की प्रक्रिया है, वो एक अलग इस प्रकार की प्रक्रिया है। भावना देने की प्रक्रिया है, वो एक अलग प्रक्रिया, पोटेंसी बढ़ाने के लिए इस प्रकार से। और 40-50 बरस पूर्व ये पोल्यूशन था ही नहीं ना, कोई सवाल ही नहीं था इस प्रकार से अशुद्ध द्रव्यों का प्रयोग हो और बाहर भी वातावरण में प्रदूषण हो जो औषधियों में घुस जाए और फिर उसके माध्यम से ये होता रहे। ये अभी पिछले 50 वर्षों में जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्स में आ गई और प्रदूषण बढ़ता गया, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, ये सब बातें, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण, इस प्रकार का होता गया। और फिर हमारे सोर्सेस इसी में से है, तो हमारे औषधियों में भी ये द्रव्य घुस गए जो कि टॉक्सिक है और जिनके बारे में हमने सोचा नहीं। तो अगर करना है तो नेचुरल फार्मिंग करना है और उसमें पेड़ पौधे उगाए उगाए, हमारे मेडिसिनल प्लांट जो है उसी में उगाए, और फिर उसका औषधि में प्रयोग करेंगे, तो ये केमिकल रेसिड्यू वगैरह नहीं आएगा। नहीं तो केमिकल रेसिड्यू आ सकता है, जो शहरों से दवाइयाँ कलेक्ट होती है उसमें केमिकल रेसिड्यू हो सकता है, और फिर वो टॉक्सिक बन सकता है, टॉक्सिसिटी दिखा सकता है। तो हमें इसके बारे में सजग होना है, और खास करके ये लोग तो चांस देख ही रहे हैं कि कब कैसे आयुर्वेद के बारे में ये सब गलतफहमियां फैलाए और आयुर्वेद को कोसे। ये अभी बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें सावधान होना बहुत जरूरी है। और फिर किसी न किसी तरीके से आयुर्वेद को क्षति न पहुंचे, इसके बारे में सावधानता बरतनी चाहिए। तो मेरा मकसद रसरत्न समुच्चय पढ़ने के लिए यही था कि रसशास्त्र के बारे में चर्चा विमर्श इस प्रकार का हो। होमिओपॅथी से जनकपुर में ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करायचे, त्यांनी होणारे साईड इफेक्ट्स पाहिल्यावर उद्विग्न होऊन होमिओपॅथी निर्माण झाली, आणि होमिओ औषधजन्याने काही लक्षणे वाढतात तर ते आपल्या अन्नम उदीरयत यामध्ये बसत नहीं। लेकिन वाढतात ऐसा है तो वो उनके हिसाब से दवा मिल गई, उसकी पोटेंसी बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा उनका कहना है। तो दवा ढूंढने के लिए उपशय इसको कह सकते हैं, ये दवा देकर देखेंगे, अगर तकलीफ बढ़ी तो समझ लेना कि दवा मिल गई, उसकी पोटेंसी बढ़ाकर दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। मैंने मुलुंड में एक डॉक्टर आपटे करके हैं, ईस्ट में होम्योपैथी के प्रख्यात डॉक्टर थे। मैं जब जाता था मुलुंड, उस जमाने में भी वो 60 के ऊपर उम्र उनकी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 78, 25, 78। लेकिन उनका इलाज बहुत अच्छा रहता था। मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो गया था और मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने 3 प्रकार की दवाइयाँ दी और एक 2-2 घंटे के बाद लेने के लिए कहा। मैंने उनको कहा कि दूसरी दवा लेने के बाद मेरे सिम्टम्स बढ़ गए।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे दवा मिल गई, पोटेंसी चेंज करके दे दी, तो तुरंत मुझे राहत मिल गई। तो ये भी उसमें बात है, और इसीलिए मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में सोचे, और फिर प्रिंसिपल्स के आधार पर चिकित्सा करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। हे वर्ग व हे द्रव्य, हे लक्षण, हे द्रव्य, या निष्कर्षावर येण्यासाठी काय तत्व विचार वापरला तो मी तुम्ही से देखना चाहिए. There is a homeopathic doctor in Goregaon who charges 3,000 as first consulting fees, and then every minimum, very minimum amount of 400 for 1 month. Medicine. So diagnosis is important for them. तो सही है, पैसे कितने लेने हैं, क्या लेने हैं, अलग पता बात करें। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानमापः श्वः पुनर्मिलामः।